हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एक कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, आइए आज आप लोगों को समक्ष क्लास 11th का थर्ड लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे, जो कि है सिस्टम ऑफ यूनिट। और सिस्टम ऑफ यूनिट को हम हिंदी में मात्रक प्रणाली के नाम से हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ में सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत कितने टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, उसके बाद आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज के लेक्चर से आप लोग का रहेगा मात्रक प्रणाली। मात्रक प्रणाली, मात्रक प्रणाली। और मात्रक प्रणाली को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या बोलते हैं बाबू? सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि पार्ट लेक्चर्स 3 में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लेकिन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है पहले जरा यहाँ पर समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए बाबू, पहले होता क्या था, अलग अलग देशों में यानी अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूनिट का इस्तेमाल किया जाता था। यानी पहले अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रक प्रणाली का उपयोग किया जाता था। तो सबसे पहले का जो सिस्टम ऑफ यूनिट आया वह सीजीएस मात्रक प्रणाली। जिस टाइम हमारे देशों में आदिमानव लोग रहते थे तो उस टाइम की जो मात्रक प्रणाली है सीजीएस मात्रक प्रणाली है। यानी उस टाइम के वक्त में जो आदिमानव लोग लंबाई को सेंटीमीटर में मेजरमेंट करते थे और द्रव्यमान को ग्राम में मेजरमेंट करते थे और समय को सेकंड में ऑलरेडी मापते आ रहे हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ पर मात्रक प्रणाली के अंतर्गत हम लोग 4 टॉपिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। पहला होता है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, दूसरा का पढ़ेंगे एफईएस सिस्टम ऑफ यूनिट, और तीसरा का पढ़ेंगे एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, और चौथा पढ़ेंगे एएसआई सिस्टम ऑफ यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब जरा यहाँ पर समझ लेंगे कि पहले के ज़माने में क्या हुआ था, अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूनिट का उपयोग किया जाता था। तो उसके बाद एक इंटरनेशनल सिस्टम स्तर पर टोटल साइंटिस्ट का एक मीटिंग बुलाई गई, और उस मीटिंग में यह करार किया गया कि पूरा वर्ल्ड में चलेगा तो एक ही यूनिट चलेगा। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के कारण एमकेएस मात्रक पद्धति का निर्माण किया गया, और एमकेएस मात्रक पद्धति अभी के डेट में पूरा देश में वैलिड है। ताकि वहाँ पर क्या होता था, पहले अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ के लोग मान लेते हैं गल्फ कंट्री अदर कंट्री में जाते थे तो वहाँ का यूनिट कंजर्वेशन कुछ अलग था और यहाँ का यूनिट कंजर्वेशन कुछ अलग था। तो अलग अलग देशों में अलग अलग पहले यूनिट का इस्तेमाल किया जाता था। तब एक इंटरनेशनल स्तर पर एक कम्युनिटी का निर्माण किया गया, और उस कम्युनिटी में यह करार किया गया कि पूरा वर्ल्ड में चलेगा तो एक ही यूनिट चलेगा, जो कि है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत रखा गया, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लेते हैं भारत है, तो भारत में सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट चलता था। तो उस वक्त की बात है कि इंग्लैंड में एफईएस सिस्टम ऑफ यूनिट चलता था, एफईएस सिस्टम ऑफ यूनिट चलता था। यहाँ के लोग अगर इंडिया के लोग अगर इंग्लैंड में जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी सामान खरीदने में काफ़ी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मेजरमेंट करते थे तो लंबाई को फीट में करते थे, और यहाँ पर लंबाई को किस में करना है, सेंटीमीटर में। तो यहाँ के लोग अगर इंग्लैंड में जाएंगे तो कोई भी सामान खरीदने में और बेचने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता था। इसलिए इंटरनेशनल स्तर पर एक कम्युनिटी का निर्माण कर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का एक कम्युनिटी का निर्माण कर एमकेएस पद्धति का शुरुआत किया गया। और एमकेएस पद्धति में बोला गया कि टोटल वर्ल्ड में चलेगा तो एक ही यूनिट चलेगा, जो कि एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट अभी भी वैलिड है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मात्रक प्रणाली यानी सिस्टम ऑफ यूनिट 4 होते हैं। पहला होता है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस मात्रक प्रणाली। सीजीएस मात्रक प्रणाली क्या होता है? सीजीएस मात्रक प्रणाली, सीजीएस मात्रक प्रणाली। अब जरा यहाँ पर समझेंगे सीजीएस मात्रक प्रणाली होता क्या।
सीजीएस मात्रक प्रणाली क्या होता है? सीजीएस मात्रक प्रणाली को सर्वप्रथम एक जर्मन वैज्ञानिक यानी जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था चार्ल्स फ्रेडरिच गॉस। यह एक जर्मन यानी जर्मनी के रहने वाले वैज्ञानिक थे और वह मैथमेटिशियन थे और उन्हीं ने सर्वप्रथम सीजीएस मात्रक प्रणाली को दिया था और इनका फुल नाम था चार्ल्स फ्रेडरिच जर्मन गैसियस यानी सीजीएस मात्रक प्रणाली को सर्वप्रथम चार्ल्स फ्रेडरिच मैथमेटिशियन गॉस साहब ने दिए थे। इनका फुल नाम था क्या? चार्ल्स फ्रेडरिच गॉस ने सर्वप्रथम 1832 ईस्वी में सीजीएस मात्रक प्रणाली को दिया था। यानी इट इज गिवन आइडिया फॉर ए सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इन गैसियस साइंटिस्ट। इट इज डेवलपमेंट इन 1832। अब देखिए यहाँ पर लिख लेंगे इस मात्रक प्रणाली को सर्वप्रथम इस मात्रक प्रणाली को सर्वप्रथम जर्मन मैथमेटिशियन वैज्ञानिक चार्ल्स फ्रेडरिच गॉस ने सर्वप्रथम 1832 ईस्वी में दिया था। यहाँ पर लिखे हुए सीजीएस मात्रक प्रणाली को सर्वप्रथम जर्मन मैथमेटिशियन वैज्ञानिक चार्ल्स फ्रेडरिच गॉस ने सर्वप्रथम 1832 ईस्वी में दिया था। इसलिए बोलते हैं और जो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है यह बहुत पुरानी मात्रक प्रणाली है, इसलिए हम बोलते हैं इट इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ यूनिट और इट इज गिवन आइडिया फॉर ए गैसियस साइंटिस्ट। यानी यह मात्रक प्रणाली बहुत पुरानी मात्रक प्रणाली है। जिस टाइम हमारे देशों में आदिमानव लोगों का शासन हुआ करता था उस टाइम के वक्त लंबाई को किस में मापते थे? सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को किस में मापते थे? ग्राम में, और समय को किस में मापते थे? सेकंड में। अब उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे यह मात्रक प्रणाली बहुत पुरानी मात्रक प्रणाली है। यह मात्रक प्रणाली बहुत पुरानी मात्रक प्रणाली है। यह जो मात्रक प्रणाली होता है सीजीएस मात्रक प्रणाली, यह एक बहुत पुरानी मात्रक प्रणाली है और इस मात्रक प्रणाली में इस मात्रक प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में तथा और द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते थे। मापते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं यह क्या होता है। अब सीजीएस मात्रक प्रणाली को सर्वप्रथम एक जर्मन के मैथमेटिशियन वैज्ञानिक थे जिनका फुल नाम था इनका फुल नाम था चार्ल्स फ्रेडरिच गॉस ने सर्वप्रथम 1832 ईस्वी में सीजीएस मात्रक प्रणाली को दिया था
और यह मात्रक प्रणाली होता है, यह बहुत पुरानी मात्रक प्रणाली है। और इस मात्रक प्रणाली में हम लोग लंबाई होता है, यहाँ पर जो लंबाई होता है, लंबाई को किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में। किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में। और जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को किस में मापते हैं? ग्राम में। और जो समय होता है, इसको समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। तब उसको हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। मापते हैं तब उसे हम लिख लेंगे, तब उसे हम सीजीएस मात्रक प्रणाली कहते हैं, प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? सीजीएस मात्रक प्रणाली कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर। अब जरा यहाँ पर हम समझ लेते हैं सीजीएस मात्रक प्रणाली तो हम समझ गए। और कोई भी यूनिट अगर मान लेते हैं, कोई भी अगर सूत्र दे दिया रहे और सूत्र देने के बावजूद आप सभी लोगों को कहे कि आप सीजीएस में चेंज करके दिखाइए, तो हम कैसे चेंज करके दिखाते हैं? जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर लंबाई हो गया, तो देखिए यहाँ पर लंबाई हो गया, तो लंबाई को किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में। किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में। तो सीजीएस में कहेंगे लंबाई को चेंज करके दिखाइए, तो यहाँ पर लंबाई की यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। अगर दूसरा की एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, अगर कह देगा क्षेत्रफल को सीजीएस में चेंज करके दिखाइए, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। मान लेते हैं बोर्ड है, जिस बोर्ड पर हम पढ़ा रहे हैं, तो इसका एरिया किस तरह निकलेगा? मान लेते हैं लंबाई हुआ और ऊपर वाला क्या हुआ? चौड़ाई हुआ। और जब लंबाई में चौड़ाई से गुणा कर देते हैं तो आपका क्या मिल जाता है? एरिया का वैल्यू मिल जाता है। अब बाबू बताइए, यहाँ पर लंबाई तो एक लेंथ है ये है, और चौड़ाई क्या एक लेंथ नहीं होता है? वो भी एक लेंथ होता है। तो लंबाई के एसआई मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है बाबू? सेंटीमीटर यानी सी। और चौड़ाई भी एक लेंथ होता है, तो चौड़ाई भी एक लेंथ होता है। तो ये सीजीएस पद्धति में इसके एसआई मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। सेंटीमीटर के क्या हो जाएगा बाबू? होल स्क्वायर। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? आप तीसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, आयतन। कौन सा बाबू? आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है? एल गुणे बी गुणे एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है बाबू? ऊंचाई होता है। और लंबाई भी एक लेंथ है, चौड़ाई भी एक लेंथ है, और ऊंचाई भी एक लेंथ है, यानी तीनों लेंथ है। तो सीजीएस मात्रक पद्धति में लंबाई को किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में। और चौड़ाई को भी किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में, क्योंकि एक्चुअली में चौड़ाई भी एक लेंथ होता है। और ऊंचाई को किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में, क्योंकि ऊंचाई भी क्या होता है? लेंथ होता है। तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, और तीनों को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? सेंटीमीटर के क्या हो जाएगा? क्यूब। यहाँ तक क्लियर। अगर चौथा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा क्या होता है बाबू? आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। और द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक पद्धति में किसमें चेंज करते हैं? द्रव्यमान को किसमें? ग्राम में, यानी द्रव्यमान को किसमें बदलते हैं? ग्राम में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ग्राम। और यहाँ पर आयतन है, तो आयतन का सीजीएस मात्रक पद्धति में कितना है? वो सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? सेंटीमीटर क्यूब, इतना हो जाएगा। और कुछ सजा कर इसको इस तरह लिख सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इतना लिख लेंगे। अगर पांचवा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, चाल। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है बाबू? दूरी बटा समय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। और बाबू बताइए, दूरी क्या होता है? एक्चुअली में एक लेंथ होता है। तो सीजीएस मात्रक पद्धति के अनुसार दूरी को किस में मेजरमेंट करते हैं? यानी दूरी क्या होता है? एक लंबाई में होता है, तो लंबाई को किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। यहाँ पर समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे बाबू? सेकंड। तो यहाँ पर कुछ इसको हम इस तरह कर देंगे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। आप और क्या हो जाएगा बाबू? सेकंड, सेकंड। अगर यहाँ पर छठा एग्जाम्पल की बात करते हैं तब वेग।
और वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है बाबू, विस्थापन, अब बटा में क्या होता है, समय, विस्थापन बटा समय। और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन भी एक्चुअली में एक लेंथ होता है, और लेंथ में वो ऐसा लेंथ होता है जो शॉर्टकट लेंथ होता है, और उसी लेंथ को यानी उसी लंबाई को हम एक्चुअली में विस्थापन बोलते हैं। तो लेंथ होता है तो लंबाई को किस में मापते हैं बाबू, सीजीएस में, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, और बाटा में क्या हो जाएगा, टाइम को किस में मापते हैं, सेकेंड में, और इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, अपर क्या हो जाएगा, सेकेंड, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर। अगर यहाँ पे 7वां एग्जाम्पल की बात करते हैं, समवेग। समवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, वेग होता है। और द्रव्यमान को किस में मापते हैं, ग्राम में, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, ग्राम में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ग्राम। और यहाँ पर वेग को सीजीएस मात्रक पद्धति में चेंज किया है तो कितना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर लिख लेंगे वेग के जगह पर सेंटीमीटर, और पर क्या हो जाएगा बाबू, सेकेंड, पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर। और बताइए यहाँ तक इसी तरीके से हम लोग सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत चेंज करते हैं, यानी इसी तरीके से हम लोग सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करते हैं, यानी बदलते हैं। और नोट नहीं किया है तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 तक देख चुके हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, जैसे यहाँ पर बल की हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर त्वरण की हम बात करते हैं, त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन अब बटा क्या होता है, समय होता है। वेग परिवर्तन बटा क्या होता है, समय होता है। और वेग का सीजीएस मात्रक प्रणाली में हम चेंज किए थे, यानी सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम चेंज किए थे, तो वेग का कितना आया था, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, पर कितना आया था, सेकेंड आया था, इतना आया था। और यहाँ पर समय है तो समय को किस में मापेंगे, सेकेंड में, सेकेंड में। अब देखिए सेकेंड को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। चाहे यहाँ पर ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इस तरह भी लिख सकते हैं। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 9वां एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर बल आ जाता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण। ये सारे फॉर्मूला को आप लोग याद करके रखिएगा, क्योंकि यूनिट और डायमेंशन जैसे ही हम पढ़ाएंगे तो इनका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो हम जितना भी हम फार्मूला लिखाते चल रहे हैं, इन सब फार्मूले के अपने माइंड में सेटअप बनाकर इसको याद कर लीजिएगा। और द्रव्यमान को किस में मापते हैं, सीजीएस में, ग्राम में, किस में मापते हैं, ग्राम में। और त्वरण को किस में मापते हैं, त्वरण को यहाँ पर कितना है, सीजीएस में, यानी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और यहाँ पर सेकेंड इनवर्स क्या हो जाएगा बाबू, -2, इतना हो जाएगा। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक तो आप लोग को सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कुछ सीजीएस मात्रक पद्धति में हम लोग ऐसे चेंज करते हैं, यानी पहला तो आप लोग देख लिए, अब दूसरा का देखने वाले हैं एफईएस मात्रक प्रणाली। कौन सा मात्रक प्रणाली है बाबू, एफईएस मात्रक प्रणाली, यानी जो दूसरा का प्रणाली है एफईएस, एफईएस मात्रक प्रणाली, मात्रक प्रणाली। अब क्या देखने वाले हैं, एफईएस मात्रक प्रणाली। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे कि एफईएस मात्रक प्रणाली अब ध्यान देंगे कि एफईएस मात्रक प्रणाली होता क्या है। अब देखिए सर्वप्रथम हमारे देशों में सीजीएस मात्रक प्रणाली लाई गई थी, और उस मात्रक प्रणाली के बाद
हमारे देशों पर अंग्रेज लोगों का शासन हुआ था और उस अंग्रेज लोग आए तो यहाँ पर तो सीजीएस मात्रक प्रणाली चलता था और उस टाइम के वक्त में इंग्लैंड में एफपीएस मात्रक प्रणाली चलता था। तो यहाँ पर कोई भी सामान खरीदने और बेचने में अंग्रेजों लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, इसलिए सीजीएस मात्रक प्रणाली को हटाकर वह अपना मात्रक प्रणाली लगा दिए जिनका मात्रक प्रणाली था एफपीएस मात्रक प्रणाली। यानी अंग्रेज लोग आए तो लंबाई को किस में मापने लगे, फीट में, और द्रव्यमान को किस में मापने लगे, पाउंड में, और समय को ऑलरेडी हम लोग सेकेंड में मापते आ रहे हैं। अभी के डेट में जितना भी केक खरीदने आप लोग जाते हैं वह केक अधिकतर आपका मिलता है तो पाउंड में मिलता है। किस में मिलता है बाबू, पाउंड में मिलता है। अब देखिए यहाँ पर एफपीएस मात्रक प्रणाली होता है और एफपीएस मात्रक प्रणाली जो होता है यह अंग्रेजों के द्वारा लाई गई मात्रक प्रणाली है और इस मात्रक प्रणाली में लंबाई होता है इसको मापते हैं फीट में मापते हैं, और द्रव्यमान होता है इसको पाउंड में मापते हैं, समय होता है उसको सेकेंड में मापते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे बाबू, यह मात्रक प्रणाली अंग्रेजों के द्वारा लाई गई मात्रक प्रणाली है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट एंड इट इज द लेंथ मेजरमेंट फुट फीट, और यहाँ पर द्रव्यमान मेजरमेंट पाउंड और टाइम मेजरमेंट सेकेंड, देन दिस इज कॉल्ड एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। अब यहाँ पर लिख लेंगे बाबू, यह अंग्रेजों के द्वारा लाई गई मात्रक प्रणाली, यह अंग्रेजों के द्वारा लाई गई यह अंग्रेजों के द्वारा लाई गई मात्रक प्रणाली है, मात्रक प्रणाली है। यह अंग्रेजों के द्वारा लाई गई मात्रक प्रणाली है और यह जो एफपीएस मात्रक प्रणाली होता है इसको सर्वप्रथम अंग्रेज लोग हमारे देश में आए थे उस वक्त में एफपीएस मात्रक प्रणाली लाए थे। और इस मात्रक प्रणाली में इस मात्रक प्रणाली में और इस मात्रक प्रणाली में लंबाई को फीट में और द्रव्यमान को पाउंड में और द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकेंड में मापते हैं, तब इसे हम एफपीएस मात्रक प्रणाली कहते हैं, एफपीएस मात्रक प्रणाली कहते हैं। अब जरा यहाँ पर समझेंगे, जो एफपीएस मात्रक प्रणाली होता है यह अंग्रेजों के द्वारा लाई गई मात्रक प्रणाली है। यानी हमारे देश में अंग्रेज लोग जिस वक्त आए थे तो यहाँ पर चलता था सीजीएस मात्रक प्रणाली चलता था और इंग्लैंड में एफपीएस मात्रक प्रणाली चलता था। तो यहाँ पर यूनिट कंजर्वेशन वो अंग्रेज लोग न समझ पाते थे, तो न समझ पाने की वजह से वह अपना मात्रक प्रणाली को यहाँ पर वायलेट कर दिया गया, यानी लगा दिए, तो वह मात्रक प्रणाली बन गया एफपीएस मात्रक प्रणाली। अंग्रेज लोग की मात्रक प्रणाली कौन सी है, एफपीएस मात्रक प्रणाली। यानी लंबाई को क्या किस में मापते थे बाबू, लंबाई को फीट में मापने लगे, और द्रव्यमान होता है इसको किस में मापने लगे, पाउंड में, और समय होता है इसको किस में मापने लगे, अंग्रेज लोग सेकंड में। अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट की हम बात करते हैं, जैसे होता है बाबू यहाँ पे, जैसे यहाँ पर होता है, जैसे यहाँ पर चाल की हम बात करते हैं, किसके, चाल की, कि यहाँ पर चाल को एफपीएस मात्रक प्रणाली में चेंज करके बताइए कि चाल की एफपीएस मात्रक प्रणाली में इसका यूनिट क्या होगा। तो सिंपल से तरीके में आप निकाल सकते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय।
दूरी बटा समय। और दूरी क्या होता है, एक्चुअली में एक लेंथ होता है। तो दूरी एक लेंथ होता है, तो लंबाई को किस में मापते हैं, फीट में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, फीट। और समय को किस में मापते हैं, एफपीएस मात्रक प्रणाली में, सेकेंड में, फीट। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फीट, अब पर क्या हो जाएगा, सेकेंड। फीट फॉर क्या हो जाएगा बाबू, सेकेंड। इस तरह लिख सकते हैं। यह किसमें हो गया, एफपीएस मात्रक प्रणाली में चेंज हो गया। अगर दूसरा का एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है वेग, और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। और विस्थापन क्या है, एक लेंथ होता है कि नहीं, वो भी लेंथ में से जो शॉर्टकट लेंथ होता है उसी शॉर्टकट लेंथ को हम विस्थापन बोलते हैं। तो लेंथ होता है तो लंबाई को किस में मापते हैं, फीट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फीट, अब बाटा में क्या हो जाएगा, सेकेंड। और इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, फीट, अब बाटा में क्या हो जाएगा, पर क्या हो जाएगा बाबू, सेकेंड। इस तरह लिख लेंगे। अगर यहाँ पर तीसरा का एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग, अब बाटा क्या होता है, समय। और वेग का यूनिट कितना आया हुआ है, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में, फुट पर सेकेंड, फीट, अब पर कितना आया हुआ है, सेकेंड। और यहाँ पर सभी का इस समय का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। और इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, फीट, अब पर क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। और इस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, -2। इतना लिख सकते हैं। अगर चौथा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, बल, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण। और द्रव्यमान का एफपीएस मात्रक प्रणाली में किस में चेंज करते हैं, द्रव्यमान को किस में चेंज करते हैं, यहाँ पर लिखा है द्रव्यमान को किस में, पाउंड में। तो यहाँ पर द्रव्यमान के जगह पर अब क्या लिखेंगे, पाउंड। और यहाँ पर त्वरण को एफपीएस मात्रक प्रणाली में क्या लिखे हुए हैं, फीट सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फीट, सेकेंड इनवर्स क्या हो जाएगा, -2। इतना लिख लेंगे। अगर पांचवा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, संवेग, संवेग बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, द्रव्यमान गुणे क्या होता है बाबू, वेग होता है। और द्रव्यमान का एफपीएस मात्रक प्रणाली में क्या किस में बदलते हैं, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, फीट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान को एफपीएस मात्रक प्रणाली में किस में बदलते हैं, द्रव्यमान को किस में, पाउंड में। तो द्रव्यमान के जगह पर क्या हो जाएगा, पाउंड। और वेग को एफपीएस मात्रक प्रणाली में कितना लाए हुए हैं, फीट पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, फीट, और सेकेंड को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स -1। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट, यानी कहने का सेंस यह है कि आप लोग सीजीएस मात्रक प्रणाली में भी चेंज करने का तरीका जान गए कि अगर कोई भी यूनिट दिया रहे तो उसको हम सीजीएस मात्रक प्रणाली में कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कोई भी भौतिक राशि दिया रहे तो एफपीएस मात्रक प्रणाली में हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, इसको नोट नहीं किए तो सबसे पहले नोट कर लीजिए। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक्स आप लोग को रहेगा, एमकेएस मात्रक प्रणाली। कौन सा मात्रक प्रणाली, एमकेएस मात्रक प्रणाली। अगला आपका यानी थर्ड टॉपिक्स रहेगा एमकेएस मात्रक प्रणाली, एमकेएस मात्रक प्रणाली, मात्रक प्रणाली, एमकेएस मात्रक प्रणाली। अब जरा यहाँ पर समझ लेते हैं कि एमकेएस मात्रक प्रणाली क्या होता है। एमकेएस मात्रक प्रणाली, अंग्रेजों लोगों सबसे पहले सीजीएस मात्रक प्रणाली आया, और सीजीएस मात्रक प्रणाली आने की वजह से हमारे देशों में यह बहुत पुराना मात्रक प्रणाली था, सीजीएस मात्रक प्रणाली। उसके बाद जस्ट अगेन हमारे देशों पर अंग्रेजों लोगों का शासन हुआ, और शासन होने के चलते अंग्रेज लोग अपना मात्रक प्रणाली को वैलिड किए, जिसका मात्रक प्रणाली था एफपीएस मात्रक प्रणाली। उसके बाद अंग्रेज लोग यहाँ से भारत छोड़कर अपने देश में चले गए थे। तो उस वक्त की बात है कि पूरा इंटरनेशनल स्तर पर एक अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट का प्रयोग किया जाता था, और प्रयोग होने की वजह से यहाँ के लोग अदर कंट्री में यानी गल्फ कंट्री में जाते थे तो कुछ यूनिट कंजर्वेशन के बारे में न समझ पाते थे, यानी कोई भी सामान खरीदने या बेचने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का निर्माण कर एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली
के अनुसार एक मात्रक प्रणाली यानी पूरा देशों के साइंटिस्ट को एक बैठाका बनाया गया और उस बैठाका में यह तय किया गया कि टोटल पूरा देश में चलेगा तो एक ही यूनिट चलेगा, जो कि MKS मात्रक प्रणाली को सर्वप्रथम वायलिट किया गया। और लंबाई को अभी के डेट में किस में मापना है, फीट, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किस में, किलोग्राम में, और समय को सेकंड में। समय में कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ है। और यह मात्रक प्रणाली को सर्वप्रथम जियोवानी गियोर्गी ने दिया था। और यह मात्रक प्रणाली को सर्वप्रथम जियोवानी गियोर्गी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और यह वैज्ञानिक सर्वप्रथम इटली के रहने वाले थे, जो कि 1935 ईस्वी में इस मात्रक प्रणाली को दिए थे। और जो गियोर्गी नामक वैज्ञानिक थे वह इटली के रहने वाले थे और वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, यह मात्रक प्रणाली को सर्वप्रथम, यहाँ पर लिख लेंगे, यह मात्रक प्रणाली को सर्वप्रथम, यह मात्रक प्रणाली को सर्वप्रथम यह मात्रक प्रणाली को सर्वप्रथम जियोवानी गियोर्गी नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जो कि इटली के रहने वाले थे। यह कहाँ के रहने वाले थे बाबू, इटली के रहने वाले थे। और यह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे। यह वैज्ञानिक एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे। यह एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे। अब देखिए यहाँ पर MKS मात्रक प्रणाली, यह मात्रक प्रणाली को सर्वप्रथम जियोवानी गियोर्गी नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जो कि इटली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे। और यह वैज्ञानिक, यह एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी रहने के बावजूद भी यह MKS मात्रक प्रणाली को सर्वप्रथम दिए थे। यह किसमें दिए थे, 1935 ईस्वी में दिए थे। 1935 ईस्वी में इस मात्रक प्रणाली को यानी MKS मात्रक प्रणाली को दिए थे। और इस मात्रक प्रणाली में यहाँ पर लिख लेंगे, इस मात्रक प्रणाली में लंबाई को मीटर में तथा और द्रव्यमान को ग्राम में, किलोग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापते हैं, तब उसे हम MKS मात्रक प्रणाली कहते हैं। तब उसे हम MKS मात्रक प्रणाली कहते हैं। अब जरा यहाँ पर समझेंगे, अभी के डेट में पूरा वर्ल्ड में चल रहा है तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अनुसार MKS सिस्टम ऑफ यूनिट चल रहा है। यानी लंबाई को अब किस में मापने लगे, मीटर में। लंबाई को किस में मापने लगे, मीटर में। और द्रव्यमान को किस में मापने लगे, किलोग्राम में। और समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में। अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, अगर फर्स्ट की हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर चाल हो गया, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। और MKS मात्रक प्रणाली में हम इसको चेंज करें तो लंबाई यानी दूरी क्या होता है, एक्चुअल में एक लेंथ होता है। तो लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में, तो M लिख लेंगे। और समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड। यानी मीटर पर क्या हो जाएगा, सेकेंड।
MKS पद्धति में। अगर दूसरा की हम बात करते हैं वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा क्या होता है, समय। और विस्थापन एक लेंथ होता है, तो लेंथ के सही मात्रक मीटर, और समय का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो मीटर पर क्या हो जाएगा, सेकेंड। अगर तीसरा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय। यानी वेग परिवर्तन अब बटा में क्या होता है, समय। और वेग परिवर्तन के ये सही मात्रक क्या होता है, MKS पद्धति में मीटर पर सेकेंड। और सभी के बाटा में समय के यूनिट क्या है, सेकेंड। और मीटर आप पर क्या हो जाएगा, सेकेंड के होल स्क्वायर। इस तरह लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर चौथा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं बल, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अब गुणे क्या हो जाएगा, वेग। द्रव्यमान गुणे त्वरण। और द्रव्यमान का MKS पद्धति में किस में चेंज करते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, kg। और यहाँ पर त्वरण को किस में चेंज किए हैं, MKS में, तो कितना हुआ है, मीटर। आप और कितना, सेकेंड स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं। अगर पांचवा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं संवेग, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे क्या होता है, वेग। अब देखिए यहाँ पर द्रव्यमान को किस में चेंज करते हैं, kg में, क्योंकि MKS पद्धति में द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में। और वेग को किस में मापते हैं बाबू, वेग जो होता है यह किस में मापे हुए हैं, MKS में मापे हुए हैं। तो कितना हुआ है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, kgm अब बाटा क्या हो जाएगा, सेकेंड। इतना लिख सकते हैं। और बाबू बताइए यहाँ पर, यह तो MKS पद्धति में कुछ ऐसे चेंज होता है। और पुराने ज़माने में हम लोग CGS मात्रक प्रणाली का उपयोग करते थे, वो उसको अब भूल जाएंगे। और APS मात्रक प्रणाली को भी भूल जाएंगे। अब हम चलाएंगे तो कौन सा मात्रक प्रणाली चलाएंगे, MKS मात्रक प्रणाली को पढ़ेंगे। अब कौन सी मात्रक प्रणाली को पढ़ेंगे, MKS। यानी जब भी हम लिखेंगे तो सिर्फ MKS मात्रक प्रणाली को ही अब लिखते हैं, क्योंकि CGS मात्रक प्रणाली वह बहुत पुरानी मात्रक प्रणाली है, इसलिए उसको भूल जाएंगे। और जो अंग्रेज वाला मात्रक प्रणाली है, APS मात्रक प्रणाली, उसको भी हम लोग भूल जाएंगे, यानी निगलेक्ट कर देंगे। और निगलेक्ट करने के बाद इंटरनेशनल मात्रक प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत जो मात्रक प्रणाली को वैलिड किया गया था, और उसी मात्रक प्रणाली को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि है MKS मात्रक प्रणाली। कौन सा मात्रक प्रणाली है, MKS मात्रक प्रणाली। अब देखिए यहाँ पे MKS मात्रक प्रणाली देख लिए। अब यहाँ पर चौथा एक मात्रक प्रणाली है ESI मात्रक प्रणाली। ESI चौथा क्या है बाबू, ESI मात्रक प्रणाली। ESI मात्रक प्रणाली। और ESI मात्रक प्रणाली को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब जरा यहाँ पर समझेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता क्या है। और अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार कितने मूल मात्रकों को शामिल किया गया और कितने व्युत्क्रम मात्रकों को शामिल किया गया, इसमें हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली को सर्वप्रथम ग्योर्गी नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। और ग्योर्गी नामक वैज्ञानिक वह इटली के रहने वाले थे, और उनके डिग्री में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे, जो कि 1960 ईस्वी में माप तोल के अधिवेशन में वह MKS मात्रक प्रणाली को 6 मूल मात्रों को सर्वप्रथम दिए थे, 7 मूल मात्रों को सर्वप्रथम दिए थे, और उसमें 2 संपूरक मूल मात्रों को 1971 के बाद दिए थे। अब देखिए यहाँ पर ESI मात्रक प्रणाली यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली को सर्वप्रथम माप तोल के अधिवेशन में 1960 ईस्वी में 7 मूल मात्रों को शामिल किया गया। अब यहाँ पर लिख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार सन
60 ईस्वी में 7 मूल मात्रक को शामिल किया गया था। शामिल किया गया था जिसमें 1971 में 2 संपूरक मूल मात्रक को शामिल किया गया। 2 संपूरक मूल मात्रक को शामिल किया गया था। अब यहाँ पर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अनुसार 1960 ईस्वी में 6-7 मूल मात्रों को शामिल किया गया और उसके बाद जस्ट अगेन 1971 ईस्वी में 2 संपूरक मूल मात्रों को भी उसमें वायलेट किया गया यानी मिला लिया गया। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, यह CGS मात्रक प्रणाली भी हम लोग पढ़ लिए, APS मात्रक प्रणाली भी पढ़ लिए, MKS मात्रक प्रणाली भी पढ़ लिए। पहले के देशों में क्या हुआ था, अलग अलग काउंट्री में अलग अलग यूनिट का उपयोग किया जाता था। उसके बाद हर एक देशों के साइंटिस्ट ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में यह करार किया गया कि पूरा वर्ल्ड में चलेगा तो MKS एक ही यूनिट चलेगा। वह MKS सिस्टम ऑफ यूनिट को वायलेट किया गया। वह 7 मूल मात्रों को सर्वप्रथम चुना गया था, जो कि 7 मूल मात्रों को चुना गया तो सर्वप्रथम। और कोई भी राशि का अगर यूनिट निकालना पड़े या डायमेंशन निकालना पड़े, इसी 7 मूल मात्रक से ही यानी इसी 7 मूल मात्रक से ही आपका कोई भी राशि का निर्माण होगा, जो कि 7 मूल मात्रक को सर्वप्रथम 1960 ईस्वी में सिलेक्शन किया गया। उसके बाद 1971 ईस्वी में 2 और संपूरक मात्रों को सिलेक्शन किया गया। अब जरा यहाँ पर देखेंगे वह 7 मूल मात्रक क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं भौतिक राशि, उसके बाद मात्रक, उसके बाद यहाँ पर क्या लिख लेते हैं संकेत। अब देखिए यहाँ पर राशि की अगर हम बात करते हैं, तो पहला राशि हो जाएगा आपका लंबाई, उसके बाद दूसरा का हो जाएगा द्रव्यमान, उसके बाद यहाँ पर तीसरा का हो जाएगा समय, उसके बाद चौथा हो जाएगा विद्युत धारा, उसके बाद 5वां हो जाएगा ताप, और यहाँ पर 6ठा हो जाएगा पदार्थ के मात्रा, और यहाँ पर 7वां हो जाएगा ज्योति तीव्रता। अब जरा यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, लंबाई को किस में मापते हैं, MKS मात्रक प्रणाली के अनुसार मीटर में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मीटर। और द्रव्यमान को किस में मापते हैं, MKS मात्रक प्रणाली, क्योंकि CGS और APS को भूल जाएंगे, अब किसको याद रखेंगे, MKS को। द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में। और यहाँ पर समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। और विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में। और ताप को किस में मापते हैं, केल्विन में। और पदार्थ की मात्रा को किस में मापते हैं, मोल में। और ज्योति तीव्रता को किस में, कैंडेला में। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, संकेत क्या होगा, मीटर का संकेत क्या लिखते हैं, m, और किलोग्राम का संकेत क्या हो जाएगा, kg, और समय का सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड, और एम्पियर को क्या लिखता है, a, और केल्विन को क्या लिख सकता है, k, और यहाँ पर मोल को क्या लिख सकते हैं, MOL, और कैंडेला को क्या लिख सकते हैं, COD। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक तो सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो मात्रक प्रणाली होती है और इस मात्रक प्रणाली के अनुसार 7 मूल मात्रक को रखा गया है, जो कि है लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है, पदार्थ की मात्रा है और ज्योति तीव्रता है। और यहाँ पर लंबाई की सही मात्रा क्या होता है, मीटर, द्रव्यमान की क्या होता है, किलोग्राम, क्योंकि CGS और APS को भूल जाएंगे और कौन सा दिमाग में सेटअप बनाकर रखेंगे, MKS,
क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत एमकेएस मात्रक प्रणाली को वायलेट किया गया और अभी के डेट में पूरा वर्ल्ड में चल रहा है तो एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट चल रहा है। और देखिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। और यहाँ पर 2 संपूरक मात्रक होता है जो कि 1971 में शामिल किया गया। कितना में? 1971 में। तो वहाँ पर लिख भी लेते हैं ए भी संपूरक मात्रक, ये संपूरक मात्रक भी लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 संपूरक मात्रक भी है, संपूरक मात्रक। कौन से मात्रक? संपूरक मात्रक। एक होता है रेडियल और दूसरा का होता है एस्टेरेडियल। तो देखिए यहाँ पर रेडियन के एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? रेडियन के क्या होता है? प्लेन एंगल। देखिए यहाँ पर संपूरक मात्रक 2 होता है, एक होता है तलीय कोण और दूसरा का होता है ठोस कोण। क्या होता है? ठोस कोण। और जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, तलीय कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियल। क्या होता है बाबू? रेडियल। और यहाँ पर ठोस कोण है दूसरा का, और ठोस कोण का एसआई मात्रक होता है एस्टेरेडियल। और रेडियन को RAD लिखते हैं शॉर्टकट में इसका संकेत, और एस्टेरेडियल के STD लिखते हैं। यानी संपूरक कोण 2 संपूरक मात्रक कितना है? 2 है। एक तलीय कोण होता है, एक ठोस कोण होता है। तो तलीय कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है और यहाँ पर ठोस कोण का एसआई मात्रक एस्टेरेडियन होता है। और रेडियन को RAD लिखते हैं शॉर्टकट में यानी संकेत के रूप में, और एस्टेरेडियन को हम STD लिखते हैं। यानी 2 संपूरक मात्रक होते हैं, प्लेन एंगल रेडियन और सॉलिड एंगल एस्टेरेडियन। याद हो गया। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले। अब थोड़ा बहुत यहाँ पर तलीय कोण किसको बोलते हैं और ठोस कोण किसको बोलते हैं, जरा यहाँ पर अब समझने का प्रयास करेंगे। पहल क्या है? तलीय। हाँ तो चलिए दोस्तों, अब पढ़ने वाले हैं हम लोग संपूरक मात्रक। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? संपूरक मात्रक। तो यहाँ पर देख लेते हैं बाबू, संपूरक मात्रक। और संपूरक मात्रक को हम इंग्लिश में बोलते हैं बाबू सप्लीमेंट्री यूनिट। यानी सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है? यानी जो संपूरक मात्रक होता है यह 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है बाबू? 2 प्रकार का होता है। पहला टाइप होता है बाबू तलीय कोण। क्या होता है बाबू? तलीय कोण। और तलीय कोण को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। अब जरा यहाँ पर समझेंगे कि प्लेन एंगल किसको बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कुछ पलों के लिए, जरा यहाँ पर समझिए और ध्यान दीजिए कि मान लेते हैं यहाँ पर खड़े होकर किसी तल पर खड़े होकर हम सन ऑफ लाइट यानी सूर्य की तरफ देखते हैं। जब सूर्य की तरफ देखते हैं तो हमारा दोनों आई का डायमेंशन जाकर एक पॉइंट पर मिलता है, यहाँ पर मिल रहा है। तो इसके सापेक्ष कुछ कोण बनता है, यानी कुछ कोण बनता है, और उसी कोण को हम लोग बोलते हैं तलीय कोण। क्या बोलते हैं? तलीय कोण। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, मान लेते हैं यहाँ पर कोई वृत्त है, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर कोई वृत्त है, और वृत्त का कोई ना कोई एक सेंटर होता होगा। यहाँ पर सेंटर कहाँ होता है बाबू? बीचों बीच में होता है। और जब सेंटर होगा तो इसका क्या होगा? त्रिज्या भी होगा। यहाँ पर मान लेते हैं त्रिज्या R है, और यहाँ पर भी त्रिज्या क्या है बाबू? R है। और यहाँ पर सेंटर O है, और इस पॉइंट को मान लेते हैं A, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं क्या? B। और A से लेके B तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ, और हिंदी में हम बोलते हैं चाप की लंबाई। इसको A से लेके B तक की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? आर्क लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू कि यहाँ पर पॉइंट A और B के रिस्पेक्ट में कुछ कोण बनता है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कितना कोण बनेगा? थीटा। और इसी थीटा कोण को हम लोग बोलते हैं तलीय कोण। क्या बोलते हैं बाबू? तलीय कोण। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट से यानी A पॉइंट से और B पॉइंट से हम देख रहे हैं, यानी एक पॉइंट पर फोकस बन रहा है, और उसी पॉइंट को हम लोग उसके रिस्पेक्ट में कुछ कोण बनता है, यानी थीटा कोण बनता है, और इसी कोण को हम लोग बोलते हैं तलीय
कोण। अब जरा यहाँ पर देखेंगे कि तलीय कोण को सिंपल से तरीके में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं यदि किसी वृत्त की चाप की लंबाई तथा त्रिज्या के अनुपात को तलीय कोण कहते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे यदि किसी वृत्त के चाप की लंबाई यदि किसी वृत्त के चाप की लंबाई तथा त्रिज्या के अनुपात को तलीय कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। और जस्ट अगर हम लोग जब पार्लेक्स मेथड पढ़ेंगे यानी लंबवत विधि पढ़ेंगे तो इस सारे फार्मूला का उपयोग उसमें किया जाएगा। अब जरा यहाँ पर समझेंगे तलीय कोण तो समझ गए। यहाँ पर जो आर्क लेंथ होता है और इस वृत्त का जो त्रिज्या होता है और इसी त्रिज्या आर्क लेंथ और त्रिज्या के जो रेशियो होता है और इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं एक्चुअली में प्लेन एंगल, यानी हिंदी में बोलते हैं तलीय कोण। और इसे थीटा द्वारा निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है बाबू? थीटा द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका SI मात्रक रेडियन होता है। इसका मात्रा क्या होता है बाबू? रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू, यहाँ पर तलीय कोण बराबर क्या होगा? तलीय कोण बराबर होता है चाप की लंबाई और बाटा में क्या हो जाएगा बाबू? त्रिज्या। क्या हो जाएगा? त्रिज्या। और तलीय कोण के रिस्पेक्ट में एंगल कितना बन रहा है? थीटा। और यहाँ पर चाप की लंबाई क्या है? L है, तो यहाँ पर L लिखेंगे। और यहाँ पर त्रिज्या कितना है बाबू? R है, तो यहाँ पर R लिखेंगे। इतना लिख देंगे फार्मूला। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अब लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर। अब देखिए बाबू, दोनों तरफ समाकलन करने पर अब दोनों तरफ जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पर थीटा और यहाँ पर डी थीटा हो जाएगा। इंटीग्रेशन यहाँ पर DL अब बाटा कितना हो जाएगा? DR हो जाएगा। इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर जरा यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू, यहाँ पर D और D से D क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए D और वृत्त की परिधि क्या होता है बाबू? यहाँ पर जो वृत्त बना हुआ है, क्या बना हुआ है? वृत्त। तो वृत्त की परिधि क्या होता है बाबू? 2πr। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2πr। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? dr। तो d से d क्या हो जाएगा बाबू? कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे r से r क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा बराबर यहाँ पर इंटीग्रेशन कितना बचा बाबू? 2π। कितना बचा? 2π। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू, थीटा बराबर 2 और पाई के वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री। यानी गुणा करेंगे तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा बाबू? तलीय कोण में यानी जब एक राउंड हम मारेंगे तो यहाँ पर तलीय कोण के रिस्पेक्ट में जो एंगल बनेगा यह 360 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा बाबू? 360 डिग्री का कोण बनेगा। अब बाबू यहाँ तक बताइए कोई डाउट? अगर नोट नहीं किए हैं तो सबसे अच्छे तरीके से एक कॉपी कलम लेकर इसको नोट कर लीजिए। फिजिक्स को तो हम लोग बाबू मजे से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तलीय कोण तो आप लोग समझ गए। अब दूसरा का जो कोण बना हुआ है बाबू, ठोस कोण। दूसरा का जो कोण बचा हुआ है ठोस कोण, यानी दूसरा का है कौन सा कोण बाबू? ठोस कोण। और ठोस कोण को हम इंग्लिश में बाबू बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। अब जरा यहाँ पर समझेंगे कि सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल क्या होता है? जैसे मान लेते हैं एक तरबूजा आप लोग देखे होंगे, तो तरबूजा मान लेते हैं उसको ट्राई करना है कि कच्चा है कि पका है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें एक ढक्कन मारते हैं यानी एक निशान हम मारते हैं और उतना भाग को हम बाहर की तरफ निकालते हैं। तो जितना भाग को हम बाहर की तरफ निकालेंगे उसका एक्चुअली में कुछ एरिया होगा। क्या होगा? एरिया होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो जरा यहाँ पर समझिए, मान लेते हैं कोई तराज,
ये मान लेते हैं सपोज डेट कोई गोला है, तो गोला का एक्चुअली में सेंटर होगा, यहाँ पर सेंटर O है, और इतना भाग को हम मान लेते हैं, इसको ढक्कन मार के बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। तो जितना भाग को हम निकालेंगे इसका एक्चुअली में क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। मान लेते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है बाबू, ds है। क्या है, ds है। क्या है क्षेत्रफल बाबू, ds है। और क्षेत्रफल के साथ इसका त्रिज्या भी होगा। मान लेते हैं इसका त्रिज्या कितना है बाबू, r है। क्या है, r है। और यहाँ पर भी त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू, r हो जाएगा। और बताइए बाबू यहाँ पर कोई डाउट। और इस पॉइंट को हम मान लेंगे a, और इस पॉइंट को हम मान लेंगे b। क्या मान लेंगे, b। और a और b के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कुछ कोण बनेगा, और इसी कोण को हम लोग बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं बाबू, ओमेगा। जो यहाँ पर ठोस कोण होता है यानी तलीय कोण होता है, यानी सॉरी यहाँ पर जो ठोस कोण होता है, ठोस कोण यानी ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल होता है, इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर इसको डिफिनेशन किस बात आती है कि सबसे पहले इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यदि किसी गोला के क्षेत्रफल तथा लंब त्रिज्या के अनुपात को ठोस कोण बोलते हैं। इस तरह भी लिख सकेंगे, यदि किसी गोला के क्षेत्रफल तथा त्रिज्या के अनुपात को ठोस कोण कहते हैं। ठोस कोण कहते हैं। किसी गोला के क्षेत्रफल तथा त्रिज्या, यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है बाबू, ds है, और त्रिज्या क्या है, r के जो रेशियो होता है यानी अनुपात होता है, इसी अनुपात को हम लोग बोलते हैं ठोस कोण। अब इसे किससे डिनोट किया जाता है, इससे ओमेगा दोबारा निरूपित किया जाता है, किससे निरूपित किया जाता है, ओमेगा द्वारा निरूपित किया जाता है। और इसका SI मात्रक होता है बाबू एस्टे रेडियन। यहाँ पर इसका जो SI मात्रक होता है, इसका SI मात्रक एस्टे रेडियन होता है, एस्टे रेडियन होता है। क्या होता है, एस्टे रेडियन होता है। क्या होता है बाबू, एस्टे रेडियन होता है। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे कि ठोस कोण बराबर यहाँ पर क्या होता है, क्षेत्रफल अब बटा क्या होता है, त्रिज्या। तो यानी क्षेत्रफल अब बाटा में क्या हो जाएगा, त्रिज्या। क्या हो जाएगा, त्रिज्या। अब यहाँ पर ठोस कोण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। तो यहाँ पर ओमेगा लिखेंगे। और क्षेत्रफल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ds से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ds। और त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से। तो यहाँ पर r के जगह पर क्या लिख देते हैं, r² लिख देते हैं। r² इसलिए लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पर ds क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, और r क्या होता है, दूरी होता है। तो क्षेत्रफल के SI मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, और दूरी के होल स्क्वायर का यानी त्रिज्या के होल स्क्वायर का भी SI मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। और मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो 1 का न तो कोई तो डायमेंशन होता है, न तो कोई यूनिट होता है, इसलिए हम r² के बराबर इसको लिखा करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर सपोर्ट दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो ओमेगा डी थीटा बराबर यहाँ पर ds बटा क्या हो जाएगा, r²। इतना लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओमेगा बराबर यहाँ पर 1/r² को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ds। कितना बचेगा। उसके बाद यहाँ पर ओमेगा बराबर 1/, यहाँ पर r²। और यहाँ पर क्या है बाबू, गोला है। क्या है, गोला है। तो गोला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मान लेते हैं क्या है, गोला है। क्या है, गोला है। तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 4πr²।
4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर यहाँ पर कितना बचेगा 4 पाई। और बताइए यहाँ पर 4 और पाई का वैल्यू कितना होता है बाबू 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करेंगे 180 से गुणा करेंगे और 4 में 180 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 720 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा बाबू 720 डिग्री का कोण बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कहने का सेंस यह है जो तलीय कोण होता है, तलीय कोण का मान छोटा होता है किससे सॉलिड एंगल से यानी ठोस कोण से। यानी तलीय कोण का मान यानी ओमेगा का वैल्यू अधिक होगा किससे थीटा से। यानी तलीय कोण यानी ठोस कोण का मान अधिक होता है किससे तलीय कोण से। और ठोस कोण में एंगल कितना बनेगा 720 और यहाँ पर तलीय कोण में एंगल कितना बनेगा यहाँ पर कितना बनेगा 360 डिग्री। यानी 720 डिग्री अधिक 720 डिग्री अधिक होगा 360 से। और 720 डिग्री किस में बनता है ठोस कोण में और 360 डिग्री किस में बनता है तलीय कोण में। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक क्लियर। अब इसको नोट नहीं किया तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि संपूरक मात्रक होता है यानी सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, यह दो प्रकार के होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट, ओनली वन फॉर प्लेन एंगल रेडियन और सॉलिड एंगल एस्टेरेडियन। यहाँ तक क्लियर। अब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। जो एंगल आपका दिया हुआ है, अगर सपोज दैट कोई एंगल आपका रेडियन में दे दिया रहे तो डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, अगर डिग्री में दे दिया रहे तो रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चेंज करने का तरीका। अब जरा यहाँ पर समझिए बाबू, अगर मान लेते हैं यहाँ पर कुछ फार्मूला है, यहाँ पर मान लेते हैं 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, पाई रेडियन। अगर यहाँ पर 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बाबू पाई बटा 180 रेडियन। अगर यहाँ पर डिग्री में दे दिया रहा है रेडियन में चेंज करने के लिए बोले तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा पाई बटा 180 रेडियन। अगर सपोज दैट यहाँ पर पाई रेडियन बराबर यहाँ पर 180 डिग्री दिया रहा है, 180 डिग्री दिया रहा है, तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180 अब बटा क्या हो जाएगा पाई डिग्री। यानी रेडियन में दिया रहे तो आप रेडियन में दिया रहे तो डिग्री में चेंज कर सकते हैं, अगर डिग्री में दिया रहे तो रेडियन में चेंज कर सकते हैं। यह चेंज करने का तरीका यानी सूत्र है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं जो एंगल दिया था अगर रेडियन में दे दिया रहे तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर डिग्री में दे दिया रहे तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर जरा कन्वर्ट करने का तरीका सीखिए। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 30 डिग्री है, 30 डिग्री का कहेगा कि आप रेडियन में चेंज कीजिए, तो यहाँ पर 30 गुणे रेडियन में चेंज करने का सूत्र क्या होता है बाबू पाई बटा 180 और कटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पाई बटा 30 पर से 150, 30 छक्के 180। आप देखिए यहाँ पर पाई बटा कितना जाएगा 6 रेडियन, इतना लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं दूसरा का एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर 45 डिग्री का कह देगा रेडियन में चेंज करने के लिए, तो 45 गुणा रेडियन में चेंज करने का सूत्र क्या होता है पाई बटा 180। कटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पाई बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 रेडियन। अगर यहाँ पर तीसरा का एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर 60 डिग्री दे दे तो 60 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई बटा 180 और कटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू पाई बटा 3 रेडियन, यानी इतना। अब देखिए अगर मान लेते हैं तीसरा का चौथा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री यानी 90 गुणे यहाँ पर रेडियन में चेंज करने का सूत्र क्या होता है पाई बटा 180 और कटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू पाई बटा 2 रेडियन। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट, अगर डिग्री में दे दिया रहे तो रेडियन में आसानी पूर्वक से आप लोग चेंज कर सकते हैं। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रकार की डाउट नहीं होगा, सिर्फ मेरे वीडियो को लास्ट तक आप लोग बने रहिए। अब देखिए यहाँ पर अगला एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अगर रेडियन में दिया रहे जैसे यहाँ पर पाई बटा 2 पाई बटा 6 आपका रेडियन में दिया है, किस में दिया है रेडियन भी दिया है, अगर डिग्री में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पाई बटा 6 और डिग्री वाला रेडियन वाला सूत्र क्या होता है 180 बटा पाई, 180 बटा पाई, पाई से पाई कैंसिल और 30 छक्के 180, यानी यहाँ पर कितना डिग्री आ जाएगा, यहाँ पर कितना डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा बाबू 30 डिग्री आ जाएगा, यानी रेडियन को किस में चेंज कर रहा है डिग्री में। अगर दूसरा का एग्जाम्पल की हम बात करते हैं पाई बटा अगर 4 रेडियन रहे,
तो यहाँ पर π/4 और रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 180/π से गुणा करते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर कटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बाबू 45 डिग्री। कितना डिग्री 45 डिग्री। यानी देखिए तो रेडियन को किस में चेंज कर रहे हैं अब डिग्री में। अगर यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं π/3 रहे रेडियन रहे, इसको चेंज करने के लिए बोले तो यहाँ पर π/3 और गुणे क्या आ जाएगा 180/π। पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर भाग देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अगर चौथा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं अगर मान लेते हैं 2 रहे, रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर π/2 है तो π/2 लिखेंगे और रेडियन में चेंज करने का यहाँ पर डिग्री में चेंज करने का सूत्र क्या होता है बाबू 180/π। तो यहाँ पर 180 क्या लिखेंगे पाई, पाई से पाई क्या कैंसिल और यहाँ पर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 90। यहाँ पर भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा बाबू 90 डिग्री। और बाबू बताइए यहाँ तक कोई डाउट, आप लोग के कंसेप्ट समझ में आ गया। 2 3 और 4 यहाँ तक क्लियर। यानी कोई भी डाटा अगर रेडियन में दिया रहे तो डिग्री में चेंज कर सकते हैं, अगर डिग्री में दे दिया रहे तो रेडियन में चेंज कर सकते हैं आसानी पूर्वक से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर्स में लेकर आएंगे आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंस पार्ट्स यानी लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।